एकदम सामने पर ही। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? एटीपी में पहुंचे थे। हाँ बता। वाटर टूटेगा तो एटीपी बनेगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे? तो कितने प्रोटॉन बनेंगे? प्रोटॉन बनेंगे 24 प्रोटॉन बनेंगे। और बाहर से आए प्रोटॉन, बाहर से कितने प्रोटॉन आए? स्ट्रोमा से ल्यूमेन में कैसे आएंगे? प्लास्टोक्विनोन के थ्रू। फिर क्या होगा? फिर वो ल्यूमेन में रहेंगे। अच्छा ठीक है, ल्यूमेन में रहेंगे। इससे क्या होगा? खाना पीना मिलेगा उनको, एक थोड़ी नींद ले लेंगे। नहीं, प्रोटॉन ल्यूमेन में आने की वजह से हुआ क्या? ल्यूमेन में उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ गया और बाहर कम हो गया। स्ट्रोमा में कम हो गया। स्ट्रोमा में कम कैसे हुआ? ल्यूमेन में बढ़ा तो दो तरीके से, एक तो प्लास्टोक्विनोन ने अंदर दिया, दूसरा वाटर टूटा। बाहर कैसे घटा? अंदर डाले। एक तो अंदर डाल दिया, प्लास्टोक्विनोन ने रिसीव किया, दूसरा बोलिए। हाँ, NADP रिड्यूस हुआ ना, NADPH और H पॉजिटिव में, तो दो वहां भी यूज हुए। बाहर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत कम, अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो फिर क्या होगा? काट दूंगी मैं इसको, तू बोल। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने की वजह से ATP सिंथेज एक्टिव हो जाएगा और प्रोटॉन बाहर की तरफ को मूव करेंगे। कहाँ से? F0 से। F0 से प्रोटॉन जाएंगे तो घूमेगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। किसका? F1 का। F1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा तो ATP से क्या बन जाएगा? ATP। एक ATP बनाने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए कि बाहर आए तब एक ATP बनेगा? 4? 3? तीन प्रोटॉन बाहर आएंगे तो उसकी वजह से 1 ATP बनेगा, 3 प्रोटॉन के बाहर आने की वजह से। तो टोटल कितने ATP बनेंगे नॉन साइक्लिक वाले में? नॉन साइक्लिक वाले में 16। ठीक है, 48 प्रोटॉन्स थे। वैसे ही आते हैं कि 2 ATP बनते हैं। 3 से 1 बनेगा तो टोटल कितने बनेंगे ATP? 16 ATP। अच्छा, अब साइक्लिक वाले में कितने बनते हैं? कितनी साइकिल? हर दोनों में कितनी साइकिल चलेंगी? 6 साइकिल। यहाँ भी 6 साइकिल चलेंगे तो साइक्लिक में भी 6 साइकिल चलेंगी। 6 साइक्लिक में कितने प्रोटॉन हुए अंदर ज्यादा? सिर्फ 6 प्रोटॉन। अब बाहर कितने कम हो गए? 6, तो 12 का गैप आ गया। ठीक है, अंदर 6 ज्यादा हुए, बाहर 6 कम हो गए, तो 12 का गैप आएगा। तो ये 6 के 6 बाहर आएंगे। 3 से बनता है 1, तो 6 से कितने ATP बनेंगे? 2 ATP। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 18 ATP। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो गया? 18 ATP। ATP भी बन गए और NADPH भी बन गए। इन दोनों की जरूरत किस चीज में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो इससे हम क्या बना पाते हैं? ग्लूकोज बना पाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनने की साइकिल नहीं दी है तुमको। ग्लूकोज बनने की साइकिल कहाँ पढ़ लोगे? रेस्पिरेशन टॉपिक में। ग्लूकोज का टूटना पढ़ोगे ना, टूटने में एक जगह बीच में आता है PGA आता है, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जहां से फिर ऐसे 2 आ जाते हैं। एक ऊपर से ऐसे लाइन आ रही होती है, फिर यहां से ऐसे 2 बन जाते हैं। यहाँ पर होता है PGA, 2 बनते हैं। फिर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, बिल्कुल यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स प्रोसेस है। बाकी सब सेम है, तो हम खाली यहाँ पर तक पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे बोल देंगे कि क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। PGA से पहले फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, यहाँ पर होता है PGA से बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGA से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से पहले फ्रक्टोज 1,6, फिर फ्रक्टोज 6, फिर ग्लूकोज 6, फिर ग्लूकोज। याद है लाइन? बहुत अच्छी बात है, वो याद होनी चाहिए। उसी का रिवर्स है यहाँ पर पे। तो इसको हम रेस्पिरेशन में ही पढ़ेंगे, वहीं पर हम एक बार पढ़ेंगे तो उसी का रिवर्स कर लेंगे यहाँ पर पे, हैं? शायद मैं वापस भूल गई। घर जा करके एक बार देख लेना आज। ट्रिक देखनी पड़ेगी उसकी।
ट्रिक देखने की जरूरत क्या है, कौन सा चीज बन रहा है और कौन सा छोटा छोटा तो डिफरेंस आ रहा है। ना ना वो ट्रिक जो पता ही ना उससे सब याद है मुझे। तो ट्रिक ही भूल गई तू, बता। छोटा छोटा चेंज है, छोटे छोटे चेंज के ही हिसाब से नाम भी है एंजाइम के, तो चेंज याद करो, एंजाइम खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अभी हम कहाँ पर आते हैं, अभी हम आते हैं NADPH पे। NADP प्लस, इससे क्या बना था, NADPH प्लस H पॉजिटिव। किससे बना था, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज के जस्ट बगल में कौन था, PS1। यहां पर कौन है, NADP रिडक्टेज, मेम्ब्रेन पर पे। ठीक है, अब ये जो NADPH है ये यूज कहां होता है, ये यूज होता है डार्क रिएक्शन में। कहां यूज होता है, डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन है तो रात को होती होगी, मतलब दिन में वाटर टूटेगा, रात में डार्क रिएक्शन होगी, है ना। करेक्ट, नॉट करेक्ट, पक्का नहीं है, सही नहीं है, पक्का सही है, शायद नहीं है, अच्छा ठीक है, नहीं है सही। क्यों नहीं है सही, क्योंकि हमें ये NADP के कोई अंदर फैक्ट्री नहीं लगा रखी है हम लोगों ने। NADP लिमिटेड अमाउंट में है और हमें NADPH बहुत ज्यादा चाहिए। हर एक कार्बन के लिए 2 NADPH चाहिए हमको, एक कार्बन मतलब 2 NADPH2, है ना। अब भी अगर मैं ऐसे बना करके छोड़ते जाऊंगी तो एक दिन में तो करोड़ों फोटोन गिरेंगे, करोड़ों NADPH NADPH2 में कन्वर्ट होंगे, इतने थोड़ी ना एक ही सेल के अंदर में। तो होता क्या है, NADPH से NADP प्लस से NADPH बनता है, ये फटाफट यूज हो जाता है और वापस से NADP में बदल जाता है, वहीं पर तुरंत। तो डार्क रिएक्शन कोई डार्क में होने वाली रिएक्शन नहीं। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट से लेना देना नहीं है इसका। उस वाली रिएक्शन का लाइट से लेना देना है जिसमें ATP और NADPH2 बनता है, जिससे जस्ट पहले पढ़े हैं हम अभी तक, उसका डायरेक्ट लाइट से लेना देना है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसका डार्क से लेना देना है नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है डार्क होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस लाइट से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इसको लेना देना है NADPH और ATP से जो लाइट रिएक्शन में बना है। तो इसको लाइट नहीं चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए बस, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। NCERT में लिखा है, नाम है तो वैसा काम नहीं है। ठीक है, नाम है भले डार्क रिएक्शन, लेकिन इसका डार्क से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, डार्क रिएक्शन का डार्क से कोई लेना देना नहीं है, इसका बस लाइट से भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, टोटल दुनिया किसी चीज से लेना देना, इसका लेना देना है खाली NADPH से, ATP से और कार्बन डाइऑक्साइड से। 3 दोस्त और एक प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को, उतना ही चाहिए इसको, बाकी सब काम हो जाता है इसका। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, NADPH के हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करते हैं, और इनको यूज करके हम बना देते हैं क्या, ग्लूकोज। है तो बड़ी अच्छी सी, मगर इतनी भी आसान नहीं है। इसमें NADPH यूज होता है, साथ ही साथ कौन यूज होता है, ATP यूज होता है। ठीक है, NADPH के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 12। ATP के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 18, एक ग्लूकोज बनाने के लिए। समझ में आई बात। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हमको एक केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। इसका नाम हमारी आई थिंक बुक में लिखा होगा, मेल्विन केल्विन नाम है इसका। बुक में लिखा तो है कहीं पर मुझे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर लिखा है। हाँ ये है, ये मेल्विन केल्विन, कितना अच्छा नाम है, मेल्विन केल्विन। किसने दी थी, मेल्विन, MA है ME है, पता नहीं ME है, A है, मेल्विन केल्विन, ME है, M वाले में E है, केल्विन तो केल्विन ही है। मेल्विन केल्विन को केमिस्ट्री वाला केल्विन लिख रही है तू।
मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ना क्लोरेला पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? क्लोरेला पे। और क्लोरेला का इसने क्या यूज किया? क्लोरेला का इसने यूज किया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेला से क्लोरोप्लास्ट लिया इसने। अब इसने बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। सबने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसने बोला हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, मगर हम यहाँ पर पे इसको कोई सनलाइट नहीं देंगे। ठीक है, सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, लेकिन वो बनेगा कुछ नहीं, बस थोड़ा शुरू में थोड़ी ऑक्सीजन बनेगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके बना दी क्या? ग्लूकोज। अब ये तो इनके रिएक्शन में दिख गई कि ग्लूकोज बन रही है करके। फिर इन्होंने कहा कि ग्लूकोज बन तो रही है, अच्छी बात है, मगर मेरे को सारे स्टेप्स भी जानने हैं और मुझे ये भी जानना है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है कि कोई और सोर्स तो नहीं है कहीं। तो इन्होंने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। वैसे तो कार्बन 12 होता है, मगर कार्बन 14 यूज किया इन्होंने। कार्बन 14 क्या हुआ? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया तो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बने इनको सबका पता चल गया। और ग्लूकोज में भी इनको क्या मिला? रेडियो एक्टिव कार्बन मिला। इसका मतलब यही वाला कार्बन ग्लूकोज में यूज हो रहा है सारे के सारे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करके इन्होंने पूरी की पूरी डार्क रिएक्शन समझा दी मेल्विन केल्विन ने। इसलिए इनके सम्मान में इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही? बोल दो। ये नहीं बताया था किसी और ने, ये वाला अभी जो हम लोगों ने, हाँ, वो रॉबर्ट हिल ने बताया था। रॉबर्ट हिल ने भी, हैं? रूबेन कामिन वाला नहीं, रूबेन कामिन वाला, अच्छा रेडियो एक्टिव वाला कह रही है तू? हाँ, रेडियो एक्टिव वाला तो रूबेन कामिन ने किया था। एक रॉबर्ट हिल ने भी एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है करके, याद है? लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है करके। उन्होंने जो रिएक्शन करी थी, हमने यहाँ पर पे हमको रिएक्शन तो नहीं बताया, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बताया कैसे किया था, मैं तेरे को बता देती हूँ कैसे किया था। उन्होंने एक ऐसे मीडियम लिया था, यहाँ पर पे क्लोरोप्लास्ट डाल दिया और इसको बोला कर रिएक्शन, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चाहिए? डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में तो नहीं चाहिए। वाटर कहाँ टूटता है? लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीजन कहाँ बनती है? लाइट रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन का बनना और कार्बन डाइऑक्साइड को तो कोई लेना देना है नहीं, तो उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दूंगा, खाली वाटर टूटेगा। वाटर टूटेगा तो क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। थोड़ी देर तक तो ऑक्सीजन निकली, उसके बाद नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये वापस बना ही नहीं, ये तो डार्क रिएक्शन के बाद बनेगा। तो उन्होंने कहा दोनों ऑक्सीजन तो इवॉल्व होती है, नंबर एक बात, दूसरा ये दोनों एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। डार्क नहीं होगी तो लाइट भी नहीं होगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तक तो होगी, मगर जैसे NADP के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे लाइट रिएक्शन भी बंद हो जाएगी, क्योंकि PS1 पर से कोई लेगा ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन, ओ PS1 के पास में उससे FAD रिडक्टेज से कोई लेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं, तो फिर उसके आप वहीं पर ही रहेंगे, तो पीछे से भी नहीं आएंगे। आगे से ही बंद कर दिया मैंने सप्लाई, यहाँ से मैं एक एक पेन दिए जा रही हूँ, एक एक पेन लिए जा रहे हैं, तो पीछे से भी पेन आती रहेंगी। लेना ही बंद कर दिया किसी ने तो पीछे से कहाँ आएंगे? वहां से भी रुक जाएंगे ना, फिर तो लाइट रिएक्शन भी रुक जाती है उसके बाद। तो ये किसने बोला? ये केल्विन ने बोला था, मेल्विन केल्विन ने। इन्होंने किसका यूज किया था? रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था। एक समय पर जब ये रेडियो एक्टिव की वजह से बम बनने लगे थे ना, तो उस समय पर लोगों ने बहुत बोला था कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को बैन करो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज ही नहीं किए जाएंगे आज के बाद कभी भी। तो उस समय पर केल्विन भाई साहब ने बोला कि ऐसा मत करो, हमारे तो साइंस के आधे रिएक्शन ऐसे रह जाएंगे, आधे एक्सपेरिमेंट तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसमें जितने भी हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, उन इंटरमीडिएट को पता करने के लिए कहीं ना कहीं हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को यूज करते ही हैं। तो उन्होंने बोला ये सब तो छप जाएगा तुम अगर इसको बंद कर दोगे तो इन्होंने उस टाइम पे काफी अपोज किया था कि इसको रोका ना जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, मेरे एक्सपेरिमेंट रुक रहे हैं करके। बायोकेमिस्ट थे ना, बायोलॉजी भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे। बायोकेमिस्ट कहते हैं इनका, बायो के सेक्टर में केमिस्ट्री वाला काम करते थे। ठीक है, तो ये किसकी रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन है। किसने दी थी? केल्विन ने दी थी। अभी जो डार्क रिएक्शन है ना, ये है 3 टाइप की साइकिल्स हैं डार्क रिएक्शन के अंदर में। कौन कौन सी है बता? एक है C3 साइकिल, एक है C4 साइकिल और एक है कैम साइकिल। ठीक है, अच्छा मुझे बता C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल को C3 नाम क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें जो 3 कार्बन वाला होता है वो सबसे पहले
हाँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, 3 कार्बन होता है, उसका नाम क्या है, PGA, फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 वाले में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 4 वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है, नाम क्या है उसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल, C3 को ही बोलते हैं सिट्रिक एसिड, केल्विन साइकिल C3 को ही बोलते हैं। ठीक है, चलो चौथा क्या है, ये C4 क्या है, इसमें स्टेबल कंपाउंड कौन होता है, फर्स्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो C3 वाली इसको हमने पढ़ना नहीं है, खाली इतना पता होना चाहिए 3 है करके पढ़ना, हमने ये 2 ही हैं बस। जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल में एक कंपाउंड आता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, मतलब हमने वो कंपाउंड दिया, उसके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, रिएक्शन फर्दर जाएगी। C3 साइकिल के लिए वो कौन है, रिएक्शन स्टार्ट करने वाला कंपाउंड कौन है, ये है RUBP, नाम क्या है इसका, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, चलो, तो C4 साइकिल में जो कंपाउंड होता है जो कार्बन को एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन में काम करता है, C3 में तो क्या है, RUBP है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, और C4 में ये है PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पढ़नी है C3 साइकिल, फिर हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। चलो, चलो स्टार्ट करेंगे C3 साइकिल को। सबसे पहले मैं एक साइकिल बता देती हूँ तुमको, उसके बाद फिर स्टेप्स वगैरह तो तुम्हें पता ही, कौन कौन से स्टेप होते हैं बता C3 साइकिल में। C3 साइकिल के 3 स्टेप है ना, कौन कौन से हैं, नहीं पता, चल कोई बात नहीं। तो जो C3 साइकिल है इसमें एक एंजाइम बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका नाम है RUBISCO, रुबिस्को। क्या है ये बताओ, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज क्यों, कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बन को एक साथ जोड़ता है, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलेज, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजनेज। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक एंजाइम रखो। ठीक है, ये एक एंजाइम है जिसका हम यूज करते हैं किसमें, C3, हम मतलब प्लांट्स यूज करते हैं, बताया नहीं उनको लेकिन कर लेते हैं खुद से। ठीक है, अच्छा, ये जो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम दुनिया के हर उस ऑर्गेनिजम्स के पास है जो फोटोसिंथेसिस करता है, चाहे ऑक्सीजेनिक करे चाहे नॉन ऑक्सीजेनिक करेगी। मतलब कि जितने भी कीमोटोट्रॉप्स नहीं, जितने भी फोटोसिंथेटिक नॉन ऑक्सीजेनिक वाले हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन यूज करते हैं H2S का और सल्फर रिलीज करते हैं, उनमें भी रुबिस्को है। ठीक है, और यहां से लेकर के जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में रुबिस्को है, हर एक में रुबिस्को। इसका मतलब क्या है, रुबिस्को होगा तो कौन सी साइकिल होगी, C3 साइकिल होगी। इसका मतलब हर एक प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जो भी हैं जिनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है उन सब में C3 साइकिल तो होती ही होती है। इसमें कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ देंगे तो नाम बदल जाएगा, C4 हो जाएगा, कैम हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा।
ठीक है, मगर C3 साइकिल का जो पार्ट है वो हर किसी में होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म में सब में होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है RUBP। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुबिस्को दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है। पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा एंजाइम अगर कोई प्रेजेंट है तो कौन है? रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट। और हमने प्रोटीन्स में भी लिखा था कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, क्योंकि सब में, एनिमल्स में भले ही नहीं है, एनिमल्स नहीं करते फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्लांट्स का नंबर ही इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट हो गया है। एनिमल्स में अबंडेंट कोलेजन है वो अलग बात है, लेकिन अगर सबका ओवरऑल मानेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है हमारे पास में? रुबिस्को ही है, क्योंकि ऑक्सीजनिक सेल्स बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन बनाने वाली प्लांट्स बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कितना कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला है। ठीक है, इस 5 कार्बन वाले राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ आकर के जुड़ता है हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा? सबसे पहले 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, फिर वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड टूट जाएगा। सबसे पहले तो होगा कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का ऐड होना। कार्बन किस में ऐड हो रहा है? RUBP में ऐड हो रहा है। तो RUBP में ऐड होकर के कितने कार्बन वाला कंपाउंड बना? 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना, मगर ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होता तो टूट जाता है तुरंत ही, और टूट करके बना देता है 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल किसके? PGA, मोर बेटर इज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का? ग्लिसरिक एसिड्स बताए हैं मैंने, नहीं बताया मत बोलना, पीटूंगी फिर। बताइए। हाँ तो बता फिर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन? कितने कार्बन? 3 कार्बन। स्ट्रक्चर में क्या लिखूं? 3 कार्बन। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा बता? एसिड है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, तो COOH होगा, C डबल बॉन्ड O और OH। अगर एसिड बोलना है तो OH लिखेंगे, अगर फॉस्फोग्लिसरेट बोलना है तो फिर H नहीं लिखेंगे, O माइनस लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से कंफ्यूज नहीं होता है। इस कार्बन पे क्या लगाना है? H और सब भूल गई यहाँ तू, H और OH। इस कार्बन पे क्या लगाऊं? CH2OH होता है ना लास्ट वाले कार्बन पर, तो यहां पर भी क्या है? CH2OH होता होगा। साथ में कौन आया? PO4, H3PO4 आया। ये दोनों यहां पर जुड़े, वाटर बाहर निकला, अब बन क्या गया? इसको मिटा दे रही हूं। हाँ, बन क्या गया? CH2OP, O डबल बॉन्ड O। अब OH होता है, हम H हटा देंगे तो O माइनस हो जाएगा। ये बन गया हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि यहां पर से नेमिंग होगी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर क्या होगा? फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा रिड्यूस। तो स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? स्टेप नंबर 2 आएगा रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? रिडक्शन। अब जब मुझे रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने में मुझे हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। अब हाइड्रोजन जोड़ने होंगे तो उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए होंगे। हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? NADPH2। तो यानी कि यहां पर किसका यूज होगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था? एक कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए कितने NADPH2 चाहिए? 2। तो यानी कि यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? 2। यहां पर H के आगे भी क्या लिख देंगे? 2। और निकलेगा क्या? NADP प्लस। ठीक है, अब ये रिड्यूस हुआ, साथ ही साथ कौन भी यूज होगी? ATP भी यूज होगी रिड्यूस करने में, और ATP काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में। कितनी ATP लगेगी? 3 होती तो पूछती क्यों?
2 ATP लगेगी, 1 ATP बाद में लगती है, ठीक है। 2 ATP लगेगी और यहां पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, PGAL, पागल नाम क्या है इस पागल का, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, AL मतलब एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि सब कुछ सेम है। क्या है, सब कुछ सेम है। कार्बन भी कितने हैं, 3 ही कार्बन हैं। इसका जब बाद में रिएक्शन होगा, फॉस्फेट पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट वो सब बनेगा, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट में इसमें इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा C C C, अभी भी 3 ही कार्बन तो हैं। अब बस पहले एसिड था, अब एसिड नहीं है बल्कि एल्डिहाइड है, तो उसी जगह पे तो बदला होगा, जहां पर पहले एसिड था वहां पर उसके बदले क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, बाकी सब कुछ सेम, CH2O POO माइनस माइनस। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। इसको तुम 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोल सकते हो। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। ये अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया है। बाकी बचा हुआ जो कंपाउंड है वो आगे जाएगा और अब होगा स्टेप नंबर 3 और इसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। अभी 1 2 3 को अच्छे से लिखेंगे और ठीक है। रीजनरेशन में क्या होगा, देखो हमारे पास ना RUPP ऐसे थोक के भाव थोड़ी है, RUPP तो लिमिटेड है ना। अगर ये हम खत्म करते जाएंगे, वरना तो फिर हमको एक ग्लूकोज बनाने के लिए सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता, RUPP से जुड़ता कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाता ग्लूकोज। 5 इसके पास से, 1 इसके पास से, 6 वाले तो चाहिए हमको, है कि नहीं है। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि RUPP का अमाउंट क्या है, लिमिटेड है। तो इसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करो, तो मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, RUPP को दोबारा से बनाएंगे। और जब हम RUPP को दोबारा से बनाते हैं तो इसमें भी खर्च होती है एक ATP। क्या खर्च होती है, एक ATP। ATP खर्च होकर क्या बनेगी, ADP। तो मैंने क्या बोला था, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में हमें चाहिए 2 NADPH2 और चाहिए 3 ATP। एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में चाहिए 2 NADPH2 और 2 और 1 3 ATP। 2 ATP चाहिए रिड्यूस करने में और 1 ATP चाहिए रीजनरेशन करने में। समझ में आ गया। अब अगर मैं ये देखूं तो ये तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, गोल करेंगे हम इसको, क्या आज नहीं रहने देंगे। वहां से लग रहा था, गोल यहाँ से करना चाहिए। अच्छा तो मटका ही बना देते हैं फिर। एरो थोड़ी लगा रही हूँ, एरो तो वहीं लगेगा। चलो, ये तो क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक साइकिल हुई। हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो साइकिल भी कितनी चलेंगी, 6 चलेंगी। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी C3 साइकिल चलते, कितनी केल्विन साइकिल चलती हैं, 6 बार केल्विन साइकिल चलती है एक ग्लूकोज बनाने के लिए। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ा था, एक RUPP के साथ जुड़ा था। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड कितने के साथ जुड़ेंगे, 6 के साथ जुड़ेंगे। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने थे PGA के। अब PGA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12 बनेंगे, 2 ये हैं, 6 बार बनेंगे। ऐसे ही सब जगह 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6। इधर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6। यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई, 6। ठीक है। अब PGAL के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 12। 6 × 2 12 बनेंगे। जब 12 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 12 में से 2 मॉलिक्यूल जाएंगे ग्लूकोज बनवाने के लिए, बाकी 5 मॉलिक्यूल आएंगे इधर। 4 2 ग्लूकोज बनाने के लिए जाएंगे तो 4 जाएंगे, 10। मतलब 5 नहीं 10।
PgAl के 10 मॉलिक्यूल किसके लिए गए? RuBp के रीजनरेशन के लिए गए। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल मतलब 30 कार्बन, 10 मॉलिक्यूल मतलब 30 कार्बन ना, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो 10 मॉलिक्यूल में 30 कार्बन, 30 कार्बन से 6 मॉलिक्यूल के RuBp दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसमें भी बहुत सारी बीच में इंटरमीडिएट आते हैं, उतने नहीं पढ़ने हमने, बस इतना बता देती हूँ। जब ये इंटरमीडिएट बदल रहे होते हैं एक दूसरे में, तो बीच में एक जगह बनता है RuMp, यहाँ पर बीच में लिख ही देते हैं, क्या बनता है बीच में? RuMp। RuMp क्या है? राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट, यहां पर पे एक ही है तो क्या बोलेंगे? राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट है, फिर एक फॉस्फेट ATP से आगे जुड़ेगा तो बन जाएगा बिसफॉस्फेट है। मुझे लगा इसमें फिर से मार्कर लगाऊंगी, ये पूरा मिटेगा एक साथ, मिटेगा। चलो कोई बात, यहाँ पर ध्यान दे। ठीक है, मोनोफॉस्फेट पे एक फॉस्फेट यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा? बिसफॉस्फेट हो जाएगा। ये है पूरी हमारी केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। एंजाइम एक ही यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? रूबिस्को। अब इसमें जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स थे 3, तीनों स्टेप्स को अच्छे से लिखते हैं। अभी हो गया था काम मेरा। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप क्या है? रिडक्शन। बता, तू बता क्या है सेकंड स्टेप? किसका रिडक्शन? सेकंड स्टेप है रिडक्शन। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका? हाँ, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। जे तो पूरा कटा जैसा दिख रहे हो। कौन सा? आपने गोली के ऊपर से बना रखे हैं ना, वो इसमें देखो ऐसा नहीं लग रहा लाइन के साइड में खुला हुआ है। चल नाच रहे, नाच। समझ में आ गया? नहीं पता पक्का पूरा? एनी कंफ्यूजन? कुछ पूछना है तो पूछ ले। कल क्यों? क्या अभी क्यों नहीं पूछना? आ गया समझ में, याद रहेगा पक्का? ठीक, ये क्या है हमारी केल्विन साइकिल। अच्छा, अब केल्विन साइकिल का आउट और इन देखते हैं, आउटपुट और इनपुट। ठीक है, केल्विन साइकिल में इन क्या क्या हुआ वो यहाँ पर लिखते हैं, आउट क्या क्या हुआ उस साइड लिखेंगे। बताओ इन क्या क्या हुआ? ये तो वापस बन गया ना, 6 यूज हुआ 6 बन गया। यूज नहीं हो रहा, मैं पूछ रही हूँ यूज क्या क्या हो रहा है? ये बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तो ये तो साइकिल में चला जा रहा है। एटीपी कितनी एटीपी? तो नहीं बार नहीं 18 एटीपी, 12 यहाँ पर और 6 यहाँ पर पे। ठीक है, और क्या यूज हुआ? NADPH, NADPH प्लस H पॉजिटिव है। यहाँ भी ADP में हो गए। NADPH कितना?
कितना? NADPH के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? कितना सोचा है तूने, बाप रे। 12 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होंगे। और क्या यूज होगा? बस ये तो यूज होंगे और कुछ यूज नहीं होगा। और क्या यूज होगा? बोल जल्दी बोल। कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगा क्या? मेन चीज तो भूल गई तो, जिसका रिडक्शन करने के लिए दोनों चाहिए। क्या है रे? और निकलेगा क्या, बचने का क्या क्या? ADP, NADP प्लस और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल। ये टेबल तुम्हारी बुक में बनाई हुई है। इन एंड आउट लिखा है। इन गए ये, आउट गए वो। RUBP था और है और हमेशा रहेगा, कि जितना यूज हो रहा है उतना बन जा रहा है, बस उस सर्कल में रहेगा। कैटलिस्ट के जैसा नहीं होगा ये। कैटलिस्ट यूज नहीं होता लेकिन रिएक्शन करवा देते हैं। बस यहाँ पर फर्क ये है कि ये कैटलिस्ट भैया टूट रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है इनका, बस बाद में दोबारा बन जा रहा है। कैटलिस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, कैटलिस्ट यूज नहीं होता, ये यूज हो रहा है, ये टूट भी रहा है, टूट के फिर वापस रीजनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सबस्ट्रेट की तरह ही काम करेगा और ये हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी C3 साइकिल। C4 साइकिल में इससे पहले थोड़ा कुछ और होता है, बाकी सब सेम ही है। ये साइकिल तो याद ही रखनी है, उसमें भी इससे पहले एक और रिएक्शन होगी छोटी सी, बाकी पूरा ये सेम ही रहेगा। हाँ, C4 हो जाएगा। छोटी सी नहीं है वो रिएक्शन, कहाँ से छोटी सी है वो? इतनी लंबी सी तो वही थी। छोटी है नहीं है छोटी, देखिए। चलो अच्छा बताओ, C3 साइकिल कहाँ कहाँ होती है? कहाँ होती है C3 साइकिल? कहाँ होती है? प्लांट के कौन सी सेल में होती है C3 साइकिल? मीजोफिल सेल्स में। कहाँ होती है? मीजोफिल सेल्स में। फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है? PGA। यूज होने वाला सबस्ट्रेट कौन है? RUBP। एंजाइम कौन है? रूबिस्को। याद रहेंगी 3 मेन चीजें जो MCQ में पूछता है, बाकी बीच में तो आते रहेगा कि ग्लूकोज किससे बना। ग्लूकोज बना PGAL से। ठीक है, PGAL के कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में गए? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल रीजनरेशन में गए? 10 मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं एक दिन भर में, तो एक दिन भर का नहीं बता सकते हम, मगर एक ग्लूकोज के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा लाइट मिलेगी उसके अंदर लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगी, ATP और NADPH ज़्यादा बनेंगे, डार्क साइकिल भी ज़्यादा होगी, डार्क रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। जिसको कम लाइट मिलेगी, जो कम यूज़ कर पाएगा, उसके अंदर कम होगा। सेम चीज़ डिपेंड करता है ना कितनी सेल्स प्रेजेंट है, कितना ग्रेन ऑफ थाइलाकॉइड है। हम किसी प्लांट का नहीं बता सकते। मान लो एक दिन मैंने रिएक्शन करी, मैंने बोला एक दिन में 5 करोड़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, मैंने सारी स्टडी कर दी, सब कर दिया मैंने। दूसरे दिन धूप भी अच्छी नहीं आई, फिर वो मॉलिक्यूल का नंबर तो घट जाएगा। या फिर और ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ गई जो मुझे चाहिए, उसी इंटेंसिटी की लाइट पहले दिन कम थी, अगले दिन वही 700 और 680 नैनोमीटर की लाइट ज़्यादा हो गई, उसका अमाउंट है मेजर, तो फिर नंबर बढ़ जाएगा ग्लूकोज का। तो मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि एक प्लांट इतना ग्लूकोज बनाता है। प्लांट हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी केल्विन साइकिल की C3 साइकिल हो गई। अब फिर आएंगे हम C4 साइकिल, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा। सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ कहाँ है? सिट्रिक एसिड साइकिल तो रेस्पिरेशन में है, नहीं तो यहाँ क्यों बोल रही थी? C3 दिखा तो कहीं भी थोड़ी जोड़ देंगे तुम। मिक्स कर चुकी हूँ मैं तो कहूँ ये सिट्रिक एसिड क्या बोल रही हूँ मैं, बीच में कंपाउंड तो सिट्रिक एसिड आता नहीं है, ये बोल क्या रही है ऐसा?
मेरे को उस समय ध्यान भी नहीं आया तो क्या बोल रही है, मेरा दिमाग इसी में चल रहा था। अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल तो रेस्पिरेशन में होती है। मेरी सारी सेशन भी वहाँ केल्विन साइकिल, वो क्या बोलते हैं, वहाँ जो क्रैब साइकिल होती है उसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। मैंने सीधा फोटोसिंथेसिस के बाद जो रेस्पिरेशन है सच है ना, मेरे को पता भी नहीं चला कहाँ फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ है, कहाँ रेस्पिरेशन चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब लिखना शुरू करें फिर। What to do? What else we can do? We cannot do anything.